आलिया को आयरन मैन ने गाड़ी से फेंककर कॉर्नर से निकलकर डिसअपियर हो गया। होना पहुंची या दूर से क्या करके उसको स्ट्राइक हुई? पहुंची ना बेटा। क्या बोला? आलिया को आयरन मैन ने गाड़ी से फेंककर कॉर्नर से निकल के डिसअपियर हो गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करें। बेटा आजा जल्दी। क्या कर रहा था बेटा तू पीछे उधर बाहर? वेरी गुड। इतना इमरजेंसी? अरे अरे कौन है बाहर? वो बाहर में खोल जाना। चल ठीक। सही में घर में गया था क्या? क्योंकि तेरे को पूछ रहा है, तो सही में घर में गया था? नहीं, उसने मेरे साथ में बोली का इसलिए पूछा। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा बेटा बहुत बढ़िया चीज, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फॉर्मूले बनाए। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा? मैग्नेटाइजेशन सीखा। मैग्नेटाइजेशन के बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी सीखी। इंटेंसिटी के बाद ससेप्टिबिलिटी सीखी। ससेप्टिबिलिटी का कनेक्शन किसी एन के साथ, किसी एच के साथ और बी के साथ जोड़ा। और हम लोगों ने इसके बाद देखा क्या बेटा? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल और रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर है बेटा। उसके पहले के लेक्चर में मैंने चीज आपको बोली थी कि बेटा मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहां से होता है? तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन होता है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन से ही डेवलप हुआ है क्या? मैग्नेटिज्म बराबर है। तो जब भी कभी आपका इलेक्ट्रॉन आपके एटम के सराउंडिंग में क्या करे? मोशन परफॉर्म करे, तो क्या डेवलप होता है? एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? और ऐसा एटॉमिक डाइपोल मोमेंट के वजह से जहां पे जो आपका डेवलप हुआ है m, इसका मतलब एवरी एटम इज एक्ट्स लाइक द टाइनी मैग्नेट, और उसके नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ही डेवलप हुआ है क्या? मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। लेकिन हालांकि जितने भी मैंने आपको बोला, क्या आपके पास सिर्फ आयरन ही ऐसा मटेरियल है जो आपके बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है? मैंने उसके पहले एक चीज बोली थी बेटा, सिर्फ आपको आयरन ऐसा दिखता है, लोहा ऐसा दिखता है, ऐसी चीज ऐसा मटेरियल है, ऐसा आपका क्या है? मेटल है, जो दिखता क्या है कि आपको मैग्नेट के पास रख देने से वो मैग्नेट के पास क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है इस तरह से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपके आयरन के अलावा ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो आपके बाहर के मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो? अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपेल भी होंगे। और इसके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या? एनजेड कितना वो मैग्नेटाइज होने वाला है एक्सटर्नल फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोला हम लोगों ने? मैग्नेटाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड इट्स करेंगे, इट्स मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन के आधार पे हम लोग बेसिकली हमारे सिलेबस में जितने दिए हैं वो है 3 टाइप्स बनाए गए बेटा। वो 3 टाइप्स में आपको यहाँ पे लिख के दे रहा है। कौन से 3 टाइप्स रहेंगे यहाँ पे? तो पहला मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, इसका नाम है दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है पहला? डायमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर सब्सटेंस करके भी आप लोग लिख सकते हो। सेकंड नंबर का आता है क्या बेटा? इसका नाम है दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और थर्ड नंबर का आता है बेटा जिसका नाम है क्या? दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत बढ़िया। तो पहले तो इसके डेफिनेशन जानेंगे। तो आज के हम लोग लेक्चर में क्या देखने वाले? सुन लो अच्छे से। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे बेटा इसके प्रॉपर्टी जो डेवलप हुई है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, इसका कैरेक्टर जो डेवलप हुआ है, उसका ओरिजिन जो है उसको बोला जाएगा क्या? डायमैग्नेटिज्म। ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, इसका जो क्या बोलते हैं उसको मेन सिद्धांत जहां से जन्म हुआ, उसके कंसेप्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? बोले डायमैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। इसको बोलेंगे क्या? फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बेटा कि डायमैग्नेटिज्म क्या चीज है। तो बेटा याद रखना है, ये मटेरियल ऐसा मटेरियल है कि जो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा, लेकिन उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। कैसा होगा? वीकली अफेक्ट होगा।
लेकिन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को ये पसंद नहीं करेगा। क्या होगा? रिपेल होगा। मैंने पहले क्या बोला? एक तो अट्रैक्ट होगा, एक तो रिपेल हो सकता है, और साथ में साथ अट्रैक्शन स्ट्रांगली होगा या अट्रैक्शन वीक होगा, रिपल्शन उसके अंदर स्ट्रांग होगा या रिपल्शन वीक होगा। इसलिए नाम क्या दिया है? मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसके आधार पर हम लोगों ने कितने पार्ट बनाए? 3 पार्ट बनाए। तो मैंने बोला कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? रिपेल हो रहा है। उसको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन रिपेल भी कैसा हो रहा है? स्ट्रांगली नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? वीकली हो रहा है। क्या है? वीकली। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द मटेरियल विच इज वीकली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीबली। फीबली रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या कर रहा है? वीकली क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। क्लियर हो गया? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास रखे तो क्या हो जाएगा? धीरे से रिपेल होगा। ठीक है। दूसरी चीज देखिए जिसका नाम मैंने बोला, क्या लगा बोल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरा से वर्ड कहां से आया? देखो, अगर मैं PAR बोलूं तो क्या बोलना है? प्यार। ये तो मुझे याद रहेगा। प्यार क्या करता है? अरे क्या करता है? दूर भेजता है या पास बुलाता है? अरे पास बुलाता है, दूर भेजता है। पास बुलाएगा बेटा, उसी से याद रखना। इसका मतलब बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से जो मटेरियल क्या होगा? अट्रैक्ट होगा बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। लेकिन देखो इसका मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसा है? थोड़ा कम है। बराबर। तो मैं बोलूंगा दैट इज फीबली। क्या बोलेंगे? फीबली क्या हो रहा है? अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से अगर क्या हो? फीबली अट्रैक्ट हो, उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बेटा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। फेरो जब भी वर्ड आएगा बस याद कर लेना किसको? आयरन मैन को। इसको आयरन मैन को। आयरन मैन किससे बना है? आयरन से ही तो बना होगा। तो बेटा हम लोगों ने बचपन से देखा कि आयरन ही ऐसी चीज है ब्लॉक से क्या कर लेती है? मैग्नेट को खींच लेती है, या मैग्नेट आयरन को भी पहले खींच लेगी। तो बेटा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सर अब हमको ऐसे कौन से मटेरियल है बताओ? किसके? पैरा, फेरो और डायर। डायर नहीं है, डायर मैग्नेटिक मटेरियल। अरे डायर बोलेगा तो बेटा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल जब हम लोग बात करेंगे तो बहुत अलग अलग एग्जांपल्स है। ठीक है। कुछ फेमस एग्जांपल है जो हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। बेटा जब याद रखने की बारी आती है तो क्या होता है? एग्जांपल्स इतने सारे होते हैं कि इसका इसमें हम लोग डाल देते, इसका इसमें डाल देते। और जब लिखने की समय आई बारी किसकी? बोर्ड की। तो अगर गलत लिख लिए एग्जांपल के तौर पे तो मार्क कटेंगे। पहली चीज, कभी कभी नीट में अगर पूछा जाए बेटा कि नीचे दिए गए मटेरियल, तो आपको लिस्ट दिए थे ऑप्शन ए में ये मटेरियल, ऑप्शन बी में ये मटेरियल, ऑप्शन सी में ये मटेरियल, ऑप्शन डी में ये मटेरियल, उसमें से एक ही आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो चार ऑप्शन में 5-5 की जोड़ियां दी है। किसकी? एग्जांपल्स की। तो पूछा गया है क्वेश्चन नीट में कैसा कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारे के सारे एग्जांपल किसके हो? डायमैग्नेटिक मटेरियल के हो। अब उसमें से क्या होता है? 2-3 पता हो तो बाकी के है या नहीं हमको क्या पता? तो गलत हो जाता है। ये एग्जांपल्स हमको याद रखना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपन एक टेक्निक डेवलप करेंगे बेटा। तो पहले तो मटेरियल जान लीजिए कौन से मटेरियल है। जैसे कि बिस्मथ आया है, लीड है, सिलिकॉन है, वाटर है, डायमंड है, आयरन है, Fe3O2 है, बहुत सारे अलॉयज है, निकेल है, कोबाल्ट है। बराबर है। बहुत ऐसे मटेरियल, कौन सा मटेरियल क्या होगा हमको क्या पता? तो बेटा अब देखो ध्यान देना, इसका बढ़िया से हम लोग काम करेंगे। जैसे सुनिए बेटा, सुन। तो पहला हम लोग मटेरियल ले रहे कौन सा वाला बोलो? दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल ले रहे। ठीक है। इसका डायमैग्नेटिक एग्जांपल बताना। देखो ठीक है, अपने पास जबरदस्त ऐसी जड़ी बूटी अगर आपने खा ली आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। ठीक है। देखो सुन लो बेटा, पहला, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, देखो क्या बोलना चाहता हूं। दैट इज ग्लास। ग्लास आपका प्लास्टिक का हो, प्लास्टिक का हो, कॉपर का हो। ग्लास आपका प्लास्टिक का हो, कॉपर का हो, लकड़ी का हो,
या सोना चांदी हीरे का हो। बोलो, सोना चांदी हीरे का हो। बोलते चलो बेटा। बस पानी के साथ, क्या बोला है, पानी के साथ लीड और सिलिकॉन या बिस्मथ को डाल के पी जाइए। क्या बोला मैंने? अब आपने इधर बोला, एक बार इसको पढ़ के मेरे को बताना। इस साइड में रहूंगा, इसको पढ़ लेना और दिमाग में फिट कर लेना। क्या बोला मैंने? ग्लास आपका चांदी का हो, रबर का हो या लकड़ी का हो, ग्लास सोना चांदी हीरे का हो, बस पानी के साथ लीड और सिलिकॉन या बिस्मथ डाल के पी जाइए। उधर देखिए, नहीं इधर देखिए। आप ग्लास बनेंगे। क्या है ये ग्लास? क्या बोला? साइड में लिखा है प्लास्टिक, दूसरे वाले पेन से लिखा है। ठीक है, मतलब आपको हाईलाइट हो जाए। बोल बेटा, पहला क्या लिखा मैंने? ग्लास। सेकंड क्या लिखा हम लोगों ने? प्लास्टिक। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद क्या लिखा? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखा? सिल्वर। बहुत बढ़िया। उसके बाद डायमंड। उसके बाद वाटर, पानी बोला ना। उसके बाद लीड, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद बिस्मथ। बराबर है? ETC रहेगा याद? समझ में आई? पक्का आई? क्या आई? बात समझ में आई? बिस्मथ बाबू में ना जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सेकंड नंबर का देख बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं? कौन सा वाला? पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब पैरामैग्नेटिक में देख क्या बोलना चाहता हूं, सुन ले। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन जरूरी है। जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे दांतों के लिए सोडियम एंड कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम जरूरी है। आपके दांतों में नहीं, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। नमक और सोडियम दोनों याद रखना। नमक और सोडियम, ठीक है, सॉरी, सोडियम और कैल्शियम। जैसे आपने देखा होगा फ्लोरोसेंट बल्ब, देखा नहीं? बल्ब देखा? उस बल्ब के अंदर क्या होता है? एक कॉइल होती है छोटी सी, बराबर है? किससे बन जाती है? टंगस्टन से। जैसे बल्ब के लिए अबोल टंगस्टन और एल्यूमिनियम, और उसका बेस नहीं बनाया जाता बल्ब का, एल्यूमिनियम जरूरी है। वैसे प्यार हो जाए, और प्यार होने के बाद क्या होती है? पहली चीज एंगेजमेंट के लिए क्या करते हैं? रिंग देते नहीं देते? किसकी देते रिंग? अरे किसकी देते हैं हम लोग? किसकी? डायमंड लगा है, ठीक है, तो डायमंड बैठता है अच्छे खासे किसमें? गोल्ड में बैठता है, लेकिन ये अलग गोल्ड है, थोड़ा रोज गोल्ड है। अगर फॉरेन वॉरेन में जिसके पास मतलब पैसा बड़ा होगा तो क्या होगा? रिंग किसकी होती है? प्लैटिनम। तो हम लोग जैसे प्यार हो जाए तो प्लैटिनम, हाँ, रिंग की रिंग जरूरी। क्या बोला पहले बताओ? जैसे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे सोडियम और कैल्शियम जरूरी है। जैसे बल्ब के लिए टंगस्टन और एल्यूमिनियम जरूरी है,
समझ में आई? अब लिखते चलो बेटा क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, बताओ। ऑक्सीजन पहला सीधा कौन सा बोलो? ऑक्सीजन। उसके बाद सोडियम, बहुत बढ़िया। उसके बाद कैल्शियम, बहुत बढ़िया। उसके बाद टंगस्टन, बहुत बढ़िया। टंगस्टन। उसके बाद एल्यूमिनियम। उसके बाद प्लैटिनम। उसके बाद कुछ है क्या? बस इतना बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब लास्ट बचता है जिसका नाम है बेटा कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है, इधर लिख के दे रहा हूं इस साइड में। देख क्या लिख रहा? आलिया, आलिया या आलिया? आलिया को आयरन मैन ने गाड़ी से फेंक कर कॉर्नर से निकल के, कॉर्नर से निकल कर disappear हुआ। डबल अभी क्या बोला था? सुन लो भावना पे समझो, बाद में जो लिखते समय पेज पे आ जाता लिखना, ठीक है? अच्छा बोल बेटा। आलिया को आयरन मैन ने गाड़ी से फेंककर कॉर्नर से निकलकर डिसअपियर हो गया। भावना पहुंची, पहुंची या दूर से क्या करते उसको ट्राई हुई, पहुंची ना बेटा? क्या बोला? आलिया को आयरन मैन ने गाड़ी से फेंककर कॉर्नर से निकल के डिसअपियर हो गया। हम कैसे लिखना है इसको बेटा? दिख रहा नीचे का ये देख। आलिया मतलब क्या बोला मैं? दैट इज अलाइव। क्या ये अलाइव? आयरन मैन को बोलना बेटा Fe3O2। ये कहां से आया? आयरन क्या से बनता है? Fe3O2। समझ में आ रही ना बात? चलो उसके बाद गाड़ी से गैडोनियम, क्या ये? फेंक कर Fe, कॉर्नर से CO, निकल कर डिसअपियर मतलब डायस्प्रोजियम। डिसअपियर के लिए क्या लिखोगे? डिस्प्रोजियम। याद रहेगा? तो कितना एग्जांपल? अलाइव, बहुत सारे अलाइव होंगे। Fe3O2, गैडोनियम, FeCO और डिस्प्रोजियम। समझ में आया? ये रहेंगे आपके एग्जांपल्स याद रखने के लिए। किसके याद रखने के लिए एग्जांपल्स? कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। समझ में आई बात बेटा? अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे होंगे, जिसका नाम है क्या? ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिक या मतलब डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहला की समझ लीजिए, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको पेपर में। पहली क्वेश्चन, पहली तरह का क्वेश्चन कौन सा? कि ओरिजिन जो होगा जिसका डायमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसको नाम दिया जाएगा क्या? एक्सप्लेन दी डायमैग्नेटिज्म। तो बच्चे क्या करते हैं? अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया तो बोर्ड में जाके डायमैग्नेटिज्म में क्या क्वेश्चन लिख के आएंगे? उसके प्रॉपर्टीज लिख के आएंगे। ये गलती करोगे तो आपको 0 मार्क मिलेंगे बेटा। उसने अगर ठीक ठीक से बोला है कि बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताओ, तो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हम लोग वो लिखना है। और उसने बोला कि इसका जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉरी उसका ओरिजिन बताओ। ओरिजिन बताओ मतलब क्या डिस्कस करना अपने को? वहां पे डायमैग्नेटिज्म। ये तो हम लोग अभी क्या देखेंगे जिसका नाम है बेटा क्या? डायमैग्नेटिज्म। तो इसकी प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म की इस तरह से कैसे डेवलप हुई, समझ में आई बात? अब देखते हैं सर इसको ठीक जगह समझेंगे, ठीक? अब देखना, हमने देखा कि किसी भी मटेरियल में अंदर क्या है? एटम्स है। और एटम के सराउंडिंग में कौन अपना रोटेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, मतलब रोटेशनल मोशन की वजह से क्या डेवलप हुआ? एटॉमिक डायपोल मोमेंट। बराबर है ना? तो उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से एटॉमिक डायपोल मोमेंट हुआ है। मान के चलो मैं दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं जो एटम के सराउंडिंग में रोटेट हो रहे हैं। और जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, तो मान के चलो कि इस वाले
एटम से डायपोल मोमेंट इधर बन रहा होगा जिसको मैंने बोला n, ठीक है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर बन रहा है कितना n। क्लियर? अब ये क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि हमने देखा, क्या देखा, ऑर्बिटल मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव बनता है तो m की वैल्यू डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। शायद आपने डेरिवेशन में देखा होगा, हमने एक चीज निकाली थी, कौन सी वाली? दैट इज, देखो क्या निकाला था हम लोगों ने, कि दैट इज m इज इक्वल टू क्या लिखा, r इनटू a। अरे करंट की वैल्यू कितनी थी? चार्ज अपॉन टाइम दैट इज t, और एरिया कितना था? पाई r स्क्वायर। और टाइम के लिए हम लोगों ने क्या यूटिलाइज किया? कैपिटल T। कैपिटल T मतलब कितना टाइम लिया था हम लोगों ने? दैट इज, हां, डिस्टेंस कितना था? दैट इज 2 पाई r डिवाइड बाय कितने की वेलोसिटी से? v। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ था, v ऊपर गया, r से r कैंसिल हुआ, फाइनल वैल्यू कितनी मिली थी? e v r बाय 2। ये 2 पाई कैंसिल हुआ 2। इसका मतलब ये है कि दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर ऑर्बिटल मोमेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? कौन सी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन आपके एटम के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, समझ में? तो मान के चलो अभी इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा, ये रहा, इधर है ना, तो आपका जो करंट ऐसा जाना चाहिए, अरे हाँ या ना, करंट ऐसे जाएगा तभी तो आपका एम इधर होगा। तो करंट का ऐसे जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर जाना, तो ये आपकी कौन होगी? वेलोसिटी भी। सिमिलरली इसके लिए बता किधर होगी वेलोसिटी? v इधर, इसके इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसके अपोजिट में निकालते हैं हम लोग? करंट के डायरेक्शन में। ये तो समझ में आया आपको, ठीक है ना? चलो आगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे m नेट की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। नेट डायपोल मोमेंट अप टू एडजेसेंट एटम कितना दिख रहा है? 0। तो क्या आपका मटेरियल एग्जांपल के तौर पे गोल्ड में लेता, तो क्या ये गोल्ड आपका मैग्नेटाइज हुआ है? नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज़ आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तब दोनों का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? कैंसिल आउट, और आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिला कितना? 0। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हम लोगों ने क्या लेके आए बेटा? इसको मैं रखता हूं, ठीक है? अचानक से क्या लेके आए हम लोगों ने? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेके आए। देखो अच्छे से, ये रही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज B नॉट इज व्हाट? दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गई, और आने के बाद सुनिए बेटा क्या हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था जिसका डायपोल मोमेंट किसके अलॉन्ग में दिख रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में दिख रहा है। देखो डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी, और ये बी की बात कर रहा है, ए में नहीं है, क्या नहीं है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ध्यान से सुन कहानी, यहां पे बी डायग्राम में अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में जो भी डायपोल मोमेंट दिख रहा है, ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है? एम बी की वजह से। ये v की वैल्यू क्या होगी बेटा? थोड़ी सी कम, v माइनस डेल्टा v। और v माइनस डेल्टा v होने की वजह से m की वैल्यू भी क्या होगी? घट जाएगी। तो कितनी घटी? m माइनस डेल्टा m। डेल्टा m से घटी। व्हाट इज डेल्टा m? चेंज इन डायपोल मोमेंट, मैग्नेट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। इतने से घट गई क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। अब क्यों घटी, क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, अलग टॉपिक का। ये हम लोग केस देख रहे हैं किसका? डायमैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और जिसका डायपोल मोमेंट, इसको तो अलग डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है? m माइनस डेल्टा m। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके अपोजिट में दिख रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में दिख रहा है। यहां पर क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से डेवलप हुई है? v की वजह से। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। अगर वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो क्या होगा? इसमें कितना बदलाव आएगा? m प्लस डेल्टा m। इसमें क्या हुआ? m माइनस डेल्टा m। अब इसमें बताओ, अगर मैं m माइनस m करूं तो वैल्यू कितनी मिली थी? 0। और यहां पे बताओ बेटा m प्लस डेल्टा m माइनस m माइनस डेल्टा m, तो कितना मिलेगा? m नेट की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं कितना मिलेगा? m प्लस डेल्टा m माइनस m माइनस ऑफ माइनस प्लस डेल्टा m। m गेट कैंसिल, कितना? ट्वाइस डेल्टा m। इतने का चेंज आ गया। बात समझ में आई? तो डायपोल मोमेंट, अब नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ नहीं हुआ? हुआ। और जो नेट डायपोल मोमेंट मिला है इसकी डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड में लेना है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लेना है? कौन बड़ा है? अपोजिट वाला सेक्शन बड़ा या अलोंग वाला बड़ा? अपोजिट वाला बड़ा। इसका मतलब जो नेट मिला उसकी डायरेक्शन किधर रहेंगी? अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब
मिला के जो नेट मिलेगा, इस नेट की वैल्यू किसकी होगी, इधर होगी, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। तो कितनी मिलेगी आपकी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा नेट, बराबर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड किधर से आ रही है, नॉर्थ से लेके आ रही है। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, रिपेल, जिसके वजह से आपका जो क्या है ये मटेरियल, आप जिसको बोले हो क्या, लकड़ी बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, डायमंड बोल सकते हो, आप इसको गोल्ड बोल सकते हो, सिल्वर बोल सकते हो, सारे क्या होंगे, धीरे से रिपेल होना शुरू करेंगे। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये छोटा सा चीज आया बेटा, इसके वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लिपली रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक। इसका मतलब ये, जब आप एक्सप्लेन करोगे, व्हेनेवर वी प्लेस द डायमैग्नेटिक मटेरियल in an external magnetic field, then the electron, those having the dipole moment along the electric field, sorry, along the magnetic field, is going to be slowed down. इसकी वेलोसिटी क्या होगी, slowed down, and those electron whose magnetic dipole moment is along, sorry, opposite to the external magnetic field, its orbital velocity is split down. That's why the net dipole moment is always opposite to the external magnetic field. That's why the material is going to be freely repelled by external magnetic field. समझ में आया, पक्का समझ में आया, क्लियर। तो सभी के साथ यही कार्यक्रम होगा, तो इसलिए फ्रीली क्यों हो रहा समझ में आया, क्योंकि चेंज जितना भी आया है नेट की वैल्यू ट्वाइस एम आया है, क्या कितना आया है, ट्वाइस डेल्टा, व्हाट इज द डेल्टा, स्मॉल वैल्यू, दैट इज स्मॉल चेंज, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां में याद रखना बेटा, कौन सी चीज, कि ये जो कांसेप्ट है डायमैग्नेटिज्म का, ये आपके टेम्परेचर पे आधारित नहीं होता, दैट इज टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसको भूलना नहीं है। आप टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा कर लो, फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो कांसेप्ट डेवलप हुआ है किससे हुआ है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी की वजह से हुआ है, जिस वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बात, ओरिजिन समझना डायमैग्नेटिज्म का। और आगे बढ़ते बेटा, इसको इधर लिखेंगे, ठीक, आगे। अब आगे का कांसेप्ट देख बेटा, किसका हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सेकंड नंबर का, ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बोल, दैट इज डायमैग्नेटिज्म, सॉरी क्या रहा आपका, प्यारा मैग्नेटिज्म। What is the paramagnetism? The material which is feebly attracted by the external magnetic field. सुन ले अच्छे से, क्या बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो भी मटेरियल ले रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी बेटा, 0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अंदर जो आपके क्या है एटम्स, इस एटम्स के सारे जो डायपोल मोमेंट है उसके ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, रैंडम। और रैंडम होने की वजह से यहां पे क्या होगा बेटा, सुन, कि आपका एमनेट की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। इसका मतलब जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आए तो मटेरियल इज बेसिकली न्यूट्रल, कुछ नहीं है उसमें, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, अब यहां पे क्या आया बोलो, बी एक्सटर्नल एग्जिट क्या कर रहा है, प्रेजेंट है। तो जब भी ये प्रेजेंट होगा क्या होगा बोल, कि अंदर के जो डायपोल मोमेंट रहेंगे, ये डायपोल मोमेंट अपना क्या होंगे, पूरे के पूरे डायपोल मोमेंट क्या करेंगे, पूरे के पूरे कुछ अलाइनमेंट क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है, आपके अंदर के जो एटम्स है उनके अलाइनमेंट क्या हो गए, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है। तो अब यहां पे बताइए एमनेट होगा या नहीं होगा बेटा, होगा। और एमनेट होगा इसका मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी कौन से डायरेक्शन में निकलेगी, इधर से निकलेगी। तो इसका मतलब बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में है या अपोजिट में है, इसका मतलब ये। तो क्या होगा यहाँ पे बोलो कि ये मटेरियल अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होगा, खींचा जाएगा, रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, समझ में आया। लेकिन ये अट्रैक्शन होने का रेट या उसका मैग्नीट्यूड या उसका स्ट्रेंथ कैसा है, कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, फीबली अट्रैक्ट। तो मुझे बताओ, अब यहाँ पे सुन लो अच्छे से, यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम हुआ था कौन सा डायमैग्नेटिज्म में, ये किसकी वजह से हुआ था, आपके इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के वजह से हुआ था। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके
की वजह से, अलाइनमेंट का मीनिंग क्या हो गया, घूम गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो गई, मतलब दिख रही है। क्लियर? आगे बढ़े, अब समझ लो बेटा, क्या ये सर टेम्परेचर डिपेंडेंट है? ये एग्जैक्टली आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? सर क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? सुन बेटा, यहां पे जो एमनेट बना है, इससे एमनेट की वजह से, अगर एमनेट को मैंने किससे डिवाइड किया, वी से डिवाइड किया, तो क्या बना, एमजेड बना। एमजेड को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। बराबर है? अब इस मैग्नेटाइजेशन में तो मैं बोलता हूं दैट मैग्नेटाइजेशन कितना किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट मैग्नेटाइजेशन डेवलप इन दिस पैरामैग्नेटिक मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। व्हाट इज द बी नॉट, या फिर हम लोग बोलेंगे बी एक्सटर्नल। बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा एमजेड। बेटा अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो तो यहाँ पे एमजेड की वैल्यू कैसे डेवलप होगी, कम होगी, कम अलाइनमेंट शो करेंगे। और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अलाइनमेंट शो करेंगे। कौन, अंदर के एटम्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोर हो रहा है? फिर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दो। जिन लोगों को नींद आ रही होगी बेटा, अपने क्या बोलते, पीठ की रीढ़ सीधा कर लो, पीछे वाले। ठीक, चल, एमजेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं यहां पे देखता हूं, मैंने ऑब्जर्व किया कि एमजेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर। टेंपरेचर हमने एब्सोल्यूट टेंपरेचर टीवी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी घटती जाएगी। बात समझ में आई? करके देखा हमने, कैसे करके देखा सर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, टेंपरेचर हम लोगों ने कहा था एकदम ठंडा टेंपरेचर, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंपरेचर बढ़ाएंगे, अंदर से नीचे से क्या लगा, हम लोगों ने दिया लगाया। तो अब ये जो वीकली में अट्रैक्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसका वीकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके जो अलाइनमेंट है, ये बाहर की थर्मल एनर्जी गेन करके क्या होंगे, वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, और वाइब्रेशन परफॉर्म होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाना ट्राई करेंगे। समझ में आ रही बात? अगर ये एक आध पार्टिकल अगर ऐसा हुआ तो क्या इसकी एमनेट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? अगर बेटा एमनेट घटेगा तो एमनेट बाय वी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एमजेड। तो एमजेड क्या होगा, घटते जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, एमजेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। क्लियर? बेटा आगे बढ़ेंगे, इस पर मैं लिखूंगा एमजेड इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने भाई, इक्वल टू लिखा मैंने बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टी। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं सी, और सी को नाम देंगे हम लोग क्या, क्यूरी टेंपरेचर। क्यूरी, कांस्टेंट ऑफ क्यूरी टेंपरेचर। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ क्यूरी टेंपरेचर। अब सुन लो बेटा, यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि एमजेड इज इक्वल टू सी इंटू डी एक्सटर्नल को क्या मैं म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। बेटा अगर मैं एच को इधर लेके आऊं तो मैं मुझे बताओ, mz बाय एच इज इक्वल टू c इंटू म्यू नॉट बाय टी। बेटा बोल, mz बाय एच क्या, इसको मैंने साई बोलना है, तो साई इज इक्वल टू c इंटू म्यू नॉट बाय टी। तो बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। बेटा इसका मतलब ये कि टेंपरेचर पे इसकी ससेप्टिबिलिटी भी क्या करेंगे, डिपेंड करेगी। अब ससेप्टिबिलिटी किसकी कितनी होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करना है इसमें। ससेप्टिबिलिटी को मैंने बहुत से समझा, बहुत बढ़िया समझाया। भले ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कितनी बाहर से लगाई है, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। और याद रखना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, लिटिल स्मॉल होती है, लेकिन पॉजिटिव मानी जाती है। और इसकी ससेप्टिबिलिटी किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैसी होती है, स्मॉल तो होती है लेकिन नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या आ रहा है, रिपेल, और ये क्या आ रहा है, खतरा है। डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसके तरफ ध्यान दूं और इसका डायग्राम निकालूं तो बात, डायग्राम मतलब ग्राफ निकालेंगे इसका, ठीक है? तो पहले बात मैं समझाना चाहता हूं, सुन ले। मुझे बताओ कि अगर मैंने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, इफ सपोज आई एम गोइंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर, जिस रूम में हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं डायमैग्नेटिज्म के ऊपर, उस रूम का टेम्परेचर कुछ 20 या 25 डिग्री है। धीरे 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 मैंने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, तो जैसे जैसे टी को घटाएंगे, फटाक से बोल बेटा क्या होगा, साई क्या होते जाएगा, बढ़ेगा। सिर्फ साई को छोड़ दे, इधर भी देख, एमजेड क्या होना शुरू करेगा,
कितना है, इसको बढ़ाएंगे तो एनजेड बढ़ना शुरू होगा। लेकिन मैंने देखा एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर के बाद उसके एनजेड के ऊपर कुछ परिणाम नहीं आएगा। बोले आपने कितना कर लिया, मान के चलो 12 डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसको 10 डिग्री कर लो, फिर 8 डिग्री कर लो, फिर 7 डिग्री कर लो, लेकिन एनजेड की वैल्यू उसे मिली कांस्टेंट मिली। समझ रहे हैं? उस मैग्नेटाइजेशन पे जिस टेम्परेचर पे आपका एनजेड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक पर्टिकुलर एच के वैल्यू पे एनजेड कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलेगा। उस एनजेड को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। बेटा आपने क्या किया, एच की वैल्यू रखी 10, फिर रखी 15, फिर रखी 20, 20 पे मिला आपको कितना, एनजेड मिला। फिर आपने 25 किया, उतना ही एनजेड है। बेटा आपने 30 किया, फिर एनजेड कितना, उतना ही है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, एटम्स आपके 100 है, 100 के 100 एटम्स मान के चलो अलाइनमेंट हो गए, उसके जितने एनजेड मिले उतने रहेंगे। ये वैल्यू बढ़ेगी कि अंदर की नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये कि पर्टिकुलर एच पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनजेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। उस एनजेड का क्या नाम देंगे बेटा, एनएस। क्या बोलेंगे हम लोग, एनएस। व्हाट इज दिस एनएस, सैचुरेशन क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन। ठीक हो गया बेटा। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का अगर मैंने हिसाब लगाया, आप इस तरह से ग्राफ निकाला, तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा एनजेड ऊपर के डायरेक्शन पे, मतलब वाई एक्सिस पे, और यहां पे मैंने रेशियो लिखना है बेटा एच बाई टी। आप इसको ऐसे पकड़ के चलो, एच बढ़ेगा तो एनजेड क्या होगा, बढ़ेगा। या टी नीचे लिखा है, टी बढ़ेगा एनजेड बढ़ेगा। ठीक है, तो रेशियो के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो बेटा यहां पे ऊपर क्या करें, एच बाई टी क्या करेंगे, क्या होगा, एनजेड बढ़ेगा। एच बढ़ने से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ते 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 इस पोजीशन पे आ गया। फिर आपने क्या किया बताओ, क्या मिला, एनजेड कैसा मिला, कांस्टेंट मिला। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनएस। सर आपने एच क्यों नहीं लिया सिर्फ, या फिर 1/t क्यों नहीं लिया, आप रेशियो भी ले सकते हो, अलग अलग ग्राफ बन सकते हो। एच बाई टी का मीनिंग क्या बेटा, बोल। व्हाट इज द एच, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हाट इज टी, दैट इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर। बोल बेटा क्या किया हम लोगों ने, रेशियो लेके हम लोगों ने क्या साध्य किया है, बोल कौन बताएगा। इसका मीनिंग क्या है, एक्स एक्सिस पे हम लोग रेशियो की वैल्यू लिख रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एनजेड। तो बेटा बोल रेशियो लेके क्या किया हम लोग ने, ये रेशियो का मीनिंग समझा, कौन समझाएगा बेटा। रेशियो बढ़ रहा है, एच बाई टी लिया मैंने, क्या बढ़ रहा है, रेशियो बढ़ रहा है। रेशियो कब बढ़ता है, जब आप एच क्या करते हो, बढ़ाते हो। टी को कांस्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी बढ़ेगा। या एच को कांस्टेंट रखो, टी को घटाओ तो भी एच बाई टी बढ़ेगा। रेशियो बढ़ रहा है। अब सुन ले, टी को कांस्टेंट रखा, एच को बढ़ाया, एच को बढ़ाएंगे तो एनजेड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अब दूसरे बात में सुन, टी नीचे लिखा है ना मैंने, रेशियो को बढ़ा रहे हैं हम लोग, एच को कांस्टेंट रखा, सिर्फ टी को घटाया तो रेशियो बढ़ रहा है। तो अगर टी को घटाएंगे तो एनजेड क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं कि एच बाई टी को बढ़ाना मतलब एक तो एच को बढ़ाना है, तो टी को घटाना, दोनों में से कुछ भी एक करोगे, आपका एनजेड क्या बढ़ा। बस समझ में। तो एनजेड जब बढ़ेगा एक ऐसे लेवल पे आएगा जिस लेवल के बाद आपका मैग्नेटाइजेशन क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन। समझ में आएगा, आगे बढ़े बेटा। हम लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस कांसेप्ट का नाम है बेटा क्या, फेरोमैग्नेटिज्म। इसको डिस्कस करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो करो इसको भाई, चलो ठीक। अब बेटा फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म में सुन, फेरोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम लोग इसमें एक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसका नाम है डोमेन थ्योरी। क्या है ये, डोमेन थ्योरी। एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है, एक संज्ञा डेवलप की गई है, उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या बोलता है, सुन ले बेटा। इसको आपको एक्सप्लेन करना बोर्ड में पूछा जाएगा, तो बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सारे चीजें नोट्स में दी हुई है, आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। इसको मैं इलैबोरेट करता हूं अपने लैंग्वेज में, इसको आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे लाइन पढ़ लिए
तो आपको समझ में आएगा एक ही झटके में। होता यह है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो भी एटॉमिक क्या है अलाइनमेंट दिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। पैरामैग्नेटिक की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा। क्या बोल रहे हैं, बोला समझ में आया क्या? अब इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है कि उस वजह से इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट आता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट आता है, इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता यह है, सुन लो बेटा, कि इसमें सुन क्या दिख रहा है, कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर ये जो एटम है इसका एटॉमिक डायपोल मोमेंट इस तरह से दिख रहा है। इसके इन्फ्लुएंस में आ गया साइड वाला, तो अपने इधर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में साइड वाला आ जाएगा, उसके इन्फ्लुएंस में साइड वाला आ गया, सामने वाले भी किधर अलाइनमेंट शो करेंगे, ऊपर, इधर वाले भी किधर दिखाएंगे, इधर। तो क्या ये नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो ये वाला कंपार्टमेंट इधर वाले डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिखाएगा। सिमिलरली इधर कुछ एटम जो है उधर दिखाई दे इस तरह से अलाइनमेंट शो करेंगे। क्या इसका खुद का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसने डेवलप किया, नहीं किया? तो इस कंपार्टमेंट का खुद का रहा डेवलपमेंट, इसका खुद का रहा मैग्नेटिक डेवलपमेंट। इधर बताओ ऐसा होगा, इधर बोलो ऐसा होगा, इधर बोलो ऐसा होगा, इधर कुछ इस तरह से। ठीक है? अब अपने अपने कंपार्टमेंट में जो भी क्या है डायपोल मोमेंट्स डेवलप हुए हैं वो खुद अपने नेट डायपोल मोमेंट डेवलप कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे अगर मैं देखता हूं इस डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहा है कौन, नीचे वाला, ये वाला दिख रहा है, इस वाले को कौन कैंसिल कर रहा है, ये वाला। तो एमनेट की वैल्यू दैट इज नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी। और जो आपको यहाँ पे जो क्या दिख रहे हैं कंपार्टमेंट्स, इस कंपार्टमेंट को ही बोला जाता है क्या, डोमेन। क्या बोला जाता है, डोमेन। सो ऑल डोमेन्स हैव द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव देयर ओन मैग्नेटिक नेट डायपोल मोमेंट, बट द whole material having the net dipole moment is how much, 0। कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्या तक समझ में आया? तो मटेरियल जो आपको आयरन दिख रहा है, आयरन जैसा रहा, न्यूट्रल है और है नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहां पे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं, क्लियर? बाहर से क्या लाई, मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मैग्नेटिक फील्ड आया लेकिन वीक, एक्सटर्नल कैसा है, थोड़ा सा वीक है। कैसा है, वीक। सुनो अच्छे से, वीक होने की वजह से सुन बेटा, जिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग में दिख रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा, बराबर है, इनकी जो स्पेस है ये क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगे। कैसे होंगे, बढ़ते जाएंगे। इसको समझाने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने कंपार्टमेंट या डोमेन बनाए कितने, 4, इस तरह से ये रहे, ये रहे और ये रहे, दिख रहे हैं? अब मुझे बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा में कौन सा वाला डोमेन दिख रहा है, ये वाला, बराबर है। तो इसका स्पेस क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा इस तरह से। तो कुछ एटम्स ने अपना अलाइनमेंट शो किया होगा, अरे होगा ना। तो इसके वजह से मुझे बताइए ये मटेरियल क्या होगा, बोल बेटा, ये मटेरियल क्या होगा। अब इनको ये क्या कर लिए, कैंसिल कर लिए, लेकिन इसकी वैल्यू इसके कंपेयर में कैसा है, ज्यादा। तो इसका मतलब ये, अब ये जो आयरन है आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अरे नहीं होगा। तो देखो नेट डायपोल मोमेंट इधर है, मतलब ये कौन बना, साउथ, ये कौन बना नॉर्थ, ये क्या हमारा साउथ, ये क्या नॉर्थ, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। अब बेटा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बी एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दी, और बी एक्सटर्नल की वैल्यू दैट इज बी एक्सटर्नल की वैल्यू कैसे रखी, स्ट्रांग, कैसे बनाई, स्ट्रांग। और यहाँ पे जो डोमेन दिख रहे हैं, ये डोमेन जो सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेशन को बोला जाता है, सेपरेटेड लाइन को डोमेन वॉल। ये डोमेन वॉल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक बोलने से बेहतर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द होल डोमेन्स विल बी कंबाइंड एंड टू फॉर्म ए बिग डोमेन। मतलब पूरे के पूरे क्या होंगे, इसमें सारे एटम्स अपना अलाइनमेंट अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। अब बताओ बेटा हमारा ये मटेरियल क्या होगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा लिए, सभी एटम्स ने अलाइनमेंट शो किया, पूरा मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, जिसको हम लोग फील कर पाते हैं अपने
डेली रूटीन लाइफ में। समझ में आया? तो आपको ये डोमेन कंसेप्ट की थ्योरी समझ में आया क्या बोला मैंने? अब क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्या करेंगे, बी एक्सटर्नल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखा, बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रखा, कांस्टेंट रखा, और हमने बढ़ाना शुरू कर दिया बेटा टेम्परेचर। If suppose we are going to increase the surrounding temperature, बराबर क्या होगा वो, क्या होगा, the thermal energy gained by these all atoms, जिसके वजह से वो क्या करेंगे, अपने डोमेन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। फिलहाल क्या रहा, नया डोमेन बना, बराबर है। तो कुछ एटम्स धीरे धीरे क्या होना शुरू करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जिसके वजह से एमनेट की वैल्यू कैसे बनेगी, कम होते जाएंगे, और एमनेट की वैल्यू कम बनेगी तो एमजेड की वैल्यू क्या बनेगी, कम, और धीरे धीरे एमजेड की वैल्यू अगर कम बनती है तो बेटा साई क्या बनेगा, साई क्या होगा, साई क्या होगा, कम हो गया बेटा। और इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं, हमने क्या सीखा अभी तो सीधा थोड़ी देर पहले, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब बोल साई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू u नॉट बाय e, बराबर है। अब उसको मैं नाम देता हूं दैट इज c डैश, कांस्टेंट को क्या दिया मैंने, c डैश डिवाइडेड बाय टेंपरेचर को हम लोग लिखेंगे t माइनस tc, क्या लिखा मैंने, t माइनस tc, जहां पे हम लोग बोलेंगे t इज ग्रेटर देन tc। tc एक ऐसा ऑप्टिमम टेंपरेचर है, सुन लो बेटा, क्या बोला मैंने, t ऐसा ऑप्टिमम टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पे आपका कौन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो पहले इससे कैसा अटैक हो रहा था इस कंडीशन पे स्ट्रांग। अब हम लोगों ने भी एक्सटर्नल कैसे रखा, कांस्टेंट रखा, कुछ बदलाव नहीं किया, लेकिन टेंपरेचर को क्या करना शुरू कर दिया, मेरा ना टेंपरेचर बढ़ते 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 कहां पे आया, टीसी पे आ गया। तो जब टीसी पे आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीसी, दैट इज क्यूरी टेंपरेचर, क्या बोलेंगे इसको, क्यूरी टेंपरेचर को बोला नहीं बेटा। और क्यूरी टेंपरेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, घटते चले जाएंगे। क्लियर है सर? व्हाट इज दिस टी, टी हमारा क्या है बेसिकली, तो टेंपरेचर हम लोग क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा बेचारे हम लोग, तो यहाँ पे डायग्राम कैसे निकालेंगे, जैसे ग्राफ यहाँ पे लिखते हम लोग क्या बेटा, वैल्यू ससेप्टिबिलिटी लेंगे, ठीक, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, व्हाट इज दिस टी, यहां पे ले रहा व्हाट इज दिस, तो टी हमारा बढ़ते जा रहा है, व्हाट इज दिस टीसी, तो यहां पे हमारा मटेरियल क्या काम कर रहा है, इसके पहले कैसा है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, और यहां पे कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? तो ये है डोमेन थ्योरी। और आपने और मैग्नेट को क्या किया, टेंपरेचर बढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ते जाएंगे। अब बताइए, अब इसमें देखो फेरोमैग्नेटिक की और एक खासियत जो मैं बोलता हूं, ठीक है, कौन सी चीज, if suppose whenever we arrange the external magnetic field or strong external magnetic field, definitely this ferromagnetic material is converted into the magnetic material, means ferromagnetic material is get converted into magnet। ये किसके तरह काम कर रहा है, खुद मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अरे भैया नहीं है बेटा, ये कौन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसका नाम देता है दैट इज BF। What is this BF? It's not a best friend. What is this BF? Magnetic field produced due to the ferromagnetic material। तब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी, बी एक्सटर्नल प्लस बी एफ। समझ में? अब हमने क्या किया, देख सुन ले बेटा, हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को धीरे से निकाल दिया। सपोज वी आर रिमूविंग और विड्रॉ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, द अलाइनमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नेवर चेंज। इसका मतलब ये कि आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने जो भी अलाइनमेंट बनाया था वो वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये सर, इसका मतलब ये कि सर जो आयरन में लेता हूं प्योर आयरन, उसका अगर अलाइनमेंट ऐसा हो गया तो क्या वो सही में पूरा का पूरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया बेटा? हाँ सर, बाद में बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दो तो क्या मैग्नेट जैसे काम करेगा? बिल्कुल हाँ। इसका मतलब ये कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसी खासियत है कि आप बाहर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो तो किसमें कन्वर्ट होकर रहेगा हमेशा के लिए, मैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे, वी आर कन्वर्टिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनटू द परमानेंट मैग्नेट। किसमें कन्वर्ट किया, परमानेंट मैग्नेट। बहुत बढ़िया। क्या ये खासियत पैरा के पास है? नहीं सर, इसका मतलब लोहे को आपने मैग्नेट बना लिया, क्या फिर से उसको मेरे को लोहे की तरह बना सकते? बिल्कुल बना सकते। क्या करेंगे आप लोग, गर्म पानी करो, डाल दो, और पानी का टेम्परेचर क्या करना शुरू कर दो, बढ़ा दो, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी लूज होगी।
मटेरियल के क्या ओरिजिन्स, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, सभी की थ्योरी आपको समझ में आई होंगी। उसको अच्छे से रीड करना है लाइन टू लाइन, हर चीज का भी यहाँ पे लिख के नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। सारी चीजें किस में आएंगे, नोट्स में लिख के है बाकायदा। अब हम लोग देखेंगे बेटा इसके क्या प्रॉपर्टीज, बहुत बढ़िया है। और प्रॉपर्टी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे